कर्नाटक की रहने वाली एक लड़की एक दिन अचानक से अपने घर से गायब हो जाती है। अब घर वाले जब देखते हैं कि उनकी लड़की गायब है, तो घर वाले सीधा भाग के पुलिस स्टेशन का रुख करते हैं और पुलिस स्टेशन में जाके मिसिंग रिपोर्ट, मिसिंग की कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। और साथ में ही एक पास के ही मुस्लिम लड़के पे शक जाहिर करते हुए कहते हैं कि इसी लड़की ने मेरी लड़की को फंसाया और फंसा के लेके भाग गया। और ये मामला लव जिहाद का है। अब पुलिस वालों के पास जब ये मामला जाता है कि मामला लव जिहाद का है, और इस घटना की वजह से, इस मामले की वजह से जो आसपास का भाईचारा है, जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द है, ये सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो पुलिस वाले आनंद फानन में इस मामले की जांच में जुट जाते हैं। अब पुलिस वाले इस मामले की जांच कर ही रहे होते हैं कि एक हफ्ते बाद पुलिस वालों को दूसरे पुलिस स्टेशन से खबर आती है। चूंकि पुलिस वालों ने इस लड़की की फ़ोटो, ये सारी चीज़ें पूरे आसपास के इलाकों में बंटवा दी थी और सारे पुलिस स्टेशन में भेज दी थी कि अगर इस लड़की से मिलती जुलती कोई खबर मिले तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा। तो जब पुलिस वाले जांच कर रहे थे, तो एक हफ्ते बाद उन्हें एक दूसरे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है और वो पुलिस स्टेशन वाला कहता है, वहाँ का ऑफिसर कहता है कि आप जिस लड़की को खोज रहे हैं, इस लड़की की लाश हमारे ही ज़िले के एक बस स्टेशन के टॉयलेट में मिली है और एक सुसाइड केस है। अब जब पुलिस वाले ये बात उस लड़की के घर वालों को बताते हैं, तो उस लड़की के घर वाले कहते हैं कि ज़रूर उसी लड़के ने मारा होगा और उसी लड़की की वजह से ये सारा घटना हुआ। लेकिन जब पुलिस वाले जांच करते हैं तो पता चलता है कि ये घटना उस लड़के ने नहीं की है, बल्कि एक दूसरे आदमी ने की है। अब पुलिस वाले भाग के उस आदमी के पास जाते हैं, उस आदमी को पकड़ते हैं और पकड़ के इस मामले में पूछताछ करते हैं कि तुमने इस लड़की को क्यों मारा। अब पुलिस वालों को लगता है कि ये आदमी जिसको इन्होंने पकड़ा है, ये आदमी इस लड़की को मारने की वजह ये सारी चीज़ें बताएगा। लेकिन जब पुलिस वाले उस आदमी से मारपीट करके पूछते हैं, तो आदमी ऐसी ऐसी चीज़ें बताता है जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों की हवा खराब हो गई। क्योंकि वो आदमी इस लड़की समेत 32 ऐसे मर्डर्स की जिम्मेदारी लेता है, 32 ऐसे मर्डर का इकबाल जुर्म करता है जो उसने अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में किया था। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी की वजह से, इस घटना की वजह से पूरे दक्षिण भारत में, जो पूरा साउथ इंडिया है, उसमें एक तरह से सिहरन पैदा हो गई थी। क्योंकि ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जो महिलाओं को शादी के जस्ट एक दिन बाद साइनाइड दे के मारता था। और इस कहानी को सुनाने का सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत किसी दूसरे तरीके से होती है, बीच में जांच किसी दूसरे एंगल पे होती है और लास्ट में जो रिजल्ट निकलता है वो कोई तीसरा ही होता है। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करो उससे पहले आपसे वही अनुरोध, वही निवेदन कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप लाइक करते हैं और जब आप सब्सक्राइब करते हैं, तो आप अपने तरीके से, अपने तरफ से मुझे एक गिलास ग्लूकोज दे देते हैं कल और मेहनत करने के लिए, कल और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने के लिए। और तबीयत थोड़ी सी ख़राब भी, आपको आवाज़ से भी लग रही होगी, तो आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब, आपकी कमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्लूकोज और एनर्जी, इन सारी चीज़ों की भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब सीधा चलते हैं आज की कहानी के ऊपर। तो 16 जून 2009 यो दिन था, यो तारीख थी जब कर्नाटक के एक गांव बंटवाल की रहने वाली एक 25 वर्षीय लड़की अनीता अचानक से अपने घर से गायब हो जाती है। आज जब ये लड़की अनीता गायब होती है, तो घर वाले थाने में जाते हैं और कहते हैं कि हमारी लड़की गायब हो गई है। और पास के ही एक मुस्लिम लड़के ने, चूंकि वो लड़का भी गायब था, वही लड़का मेरी लड़की को लेके भागा है और ये लड़का कई दिनों से लफ्ज़ियात फैला रहा है। और अगर आप हमारी लड़की को नहीं ढूंढते हैं, नहीं खोजते हैं और इस लड़के को सज़ा नहीं देते हैं, तो हम पूरे थाने में आग लगा देंगे। अब घर वालों के साथ, अनीता के घर वालों के साथ उसका पूरा गांव आया था। तो पुलिस वाले जब ये वाकई, ये सारा मंजर सुनते हैं, ये सारी बातें जब उस अनीता का पिता बोलता है और आसपास के गांव के लोग बोलते हैं, तो एक तरह से पुलिस वालों की तो हवा खराब हो जाती है कि ये क्या है। सब कुछ इतना शांति से चल रहा था, इतना सही से चल रहा था, अचानक से लव जिहाद, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई। तो पुलिस वाले जैसे तैसे करके समझा बुझा के अनीता के माँ बाप को और गांव वालों को भेजते हैं। और भेजने के बाद अनीता की जो तस्वीरें हैं उसको अपने आसपास के इलाकों में और आसपास के थानों में सर्कुलेट करवा देते हैं, बंटवा देते हैं कि अगर इस लड़की से, इस जैसी दिखने वाली लड़की की कोई खबर मिले, कोई संदिग्ध लाश मिले या फिर कहीं से देखा गया हो, तो प्लीज़ आप हमको इन्फॉर्म कीजिए और आपसे मदद की गुजारिश है। ऐसी गुजारिश करते हुए जो बंटवाल थाने का वो था, दरोगा था, एसओ था, वो ऐसे ही गुजारिश करते हुए आसपास के थानों में, आसपास के इलाकों में ये इश्तिहार देता है। अब पुलिस वाले अपने तरीके से जांच कर रहे थे, अपने तरीके से पड़ताल कर रहे थे। क्योंकि धीरे धीरे जो लोगों का गुस्सा था, लोगों का जो आक्रोश था, वो बढ़ता चला जा रहा था। सारे लोग यही कह रहे थे कि ये लव जिहाद का मामला है, इस मुस्लिम लड़के ने मेरी लड़की को फंसाया और फंसाने के बाद
लेके कहीं भाग गया है, और अगर नहीं मिलता तो हम दंगे फसाद करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। बात ऊपर तक जाती है, पुलिस वालों की हवा खराब होती है कि एक छोटे से मामले की वजह से अभी कुछ इसमें स्टेब्लिश भी नहीं हुआ कि क्या उसी लड़के ने लेके भागा है या फिर क्या है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और इधर अगर ये मामला जल्दी से नहीं सुलझाया गया तो दंगे फसाद भड़क सकते हैं। अब पुलिस वाले इस एंगल पे, इस कड़ी पे जांच कर ही रहे थे कि अचानक से एक दूसरे थाने से, हसन जिले के एक थाने से फ़ोन आता है, एक दूसरे ज़िले से, कि हमारे बस स्टैंड पे, हमारे एक बस अड्डे पे इस लड़की की लाश मिली है, जो कि बाथरूम में बंद थी। इस लड़की ने सुसाइड किया है, और ये लड़की जो है दुल्हन के जेवर में थी, माफ़ कीजिएगा, दुल्हन के जोड़े में थी। अब पुलिस वाले जब ये सारी चीज़ें सुनते हैं तो एक तरह से पुलिस वालों के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो जैसे तैसे करके, हिम्मत जुटा के उस लड़की के, अनीता के माँ बाप को ये सारी बात बताते हैं कि आपकी लड़की की लाश जो है वो हसन जिले के एक बस स्टैंड पे मिली है, उसके बाथरूम में। अब जब ये बात अनीता का पिता सुनता है तो फिर कहता है कि हमारी लड़की को उसी लड़के ने मारा है, उसी मुस्लिम लड़के ने मारा है। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप जल्दी से जांच कीजिए, क्योंकि ये लफ्जियात कर रहा है, हमारी लड़की को फंसाया, फंसा के शादी की और शादी करके मार दिया। अब फिर दंगा भड़कने की कगार पे आता है मामला। हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा वो पूरी तरीके से खराब होने लगता है, एक दूसरे की जलन की भावना होती है। अब पुलिस वालों के पास एकमात्र जो चीज़ थी कि उस लड़के को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब पुलिस वाले इस कड़ी में जुट जाते हैं, उस लड़के को खोजते हैं, और संजोग से वो लड़का पुलिस वालों के हाथ लग जाता है। पुलिस वालों को लगता है कि चलो ये मामला सुलझ गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तब जब उस लड़के से पूछताछ की जाती है तो लड़का बताता है कि मैं तो किसी दूसरी जगह गया था, इस लड़की से मेरा कोई संबंध नहीं। तो पुलिस वालों को लगता है कि ये लड़का शायद झूठ बोल रहा है। अब पुलिस वाले फिर थोड़ा सा डांट फटकार के उस लड़के से अपने तरीके से पूछताछ करते हैं, और पूछताछ के दौरान वो लड़का कुछ सबूत ऐसे देता है जिससे सिद्ध होता है, ये प्रूफ हो जाता है कि वो लड़का उस समय उस लड़की के पास नहीं था, बल्कि वो किसी काम से बाहर गया हुआ था। अब पुलिस वालों की तो एक तरह से पैरों तले जमीन खिसक गई कि उन्हें जो लग रहा था कि ये मामला उन्होंने पूरा सुलझा लिया है, ये तो अब किसी दूसरी ही दिशा में जा रहा है। अब पुलिस वालों को जब कुछ समझ नहीं आता, इस मामले की जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, तो उन्हें जब कुछ हाथ नहीं आता, कई दिनों तक जांच चलती है, कुछ भी हाथ नहीं आता कि ये लड़की कहाँ गायब हुई, कैसे गायब हुई, तब पुलिस वालों को आइडिया आता है कि क्यों ना अनीता की कॉल डिटेल निकाली जाए, शायद कॉल डिटेल से ही कुछ चीज़ मिल जाए। अब इसी क्रम में पुलिस वाले अनीता की कॉल डिटेल निकलवाते हैं, और कॉल डिटेल में एक चीज़ उन्हें मिलती है कि गायब होने के कुछ दिन पहले, कई महीनों पहले से अनीता एक नंबर पे खूब बातें कर रही, रात में, खासकर सोने के बाद, सबके सोने के बाद 11-12 बजे के बाद अनीता उस नंबर पे खूब बातें कर रही। अब पुलिस वाले जब ये देखते हैं कि अनीता एक नंबर पे बात कर रही है और अनीता के मरने के बाद वो नंबर भी गायब है, तो पुलिस वालों को लगता है कि हो ना हो इस नंबर का इस लड़की के, अनीता के मर्डर से कोई ना कोई संबंध जरूर है। आपको भी लग रहा होगा। तो पुलिस वाले उस नंबर की जांच पड़ताल करते हैं, उस नंबर के मालिक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि वो नंबर एक कावेरी नाम की महिला का है, और वो महिला तो खुद 2 साल से गायब है। अब पुलिस वाले जब ये चीज़ सुनते हैं, जब ये वाकया जानते हैं कि वो महिला जिसका ये नंबर है खुद 2 साल से गायब है, अब पुलिस वालों की तो हवा खराब हो गई कि हम एक अपहरण और एक मर्डर का मुकदमा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, और पता चल रहा है कि लड़की जिसका ये नंबर है वो खुद 2 साल से गायब है। तो फिर पुलिस वाले अपना दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि चलो जो कावेरी का नंबर है उसकी कॉल डिटेल खंगाली जाए। तो जब कावेरी का कॉल डिटेल खंगालते हैं तो पता चलता है कि उसके गायब होने के कुछ महीनों पहले तक कावेरी भी एक नंबर से खूब बातें कर रही थी, और वो नंबर पुष्पा का है। अब पुलिस वालों को लगता है कि चलो मामला सुलझ गया। आ, अब पुष्पा के पास जाएंगे, वो उसके चाहे पति का नंबर होगा चाहे जिसका नंबर होगा, हम पूरा जांच करेंगे और जो भी होगा पकड़ लेंगे, मामला रफा दफा हो जाएगा। अब जब पुष्पा के घर जाते हैं तो पता चलता है कि पुष्पा जो है, पुष्पा तो कई साल से खुद गायब चल रही है। अब पुलिस वाले एक लड़की को खोजने निकलते हैं, एक लड़की की जांच में निकलते हैं, और पता चलता है कि दूसरी लड़की से उसका लिंक होता है, और लड़की भी गायब। अब ये लड़की जो गायब है इसका लिंक दूसरी तीसरी लड़की से मिलता है, पुष्पा से, और पुष्पा भी कई साल से गायब। अब फिर पुष्पा की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो चौथी लड़की से मिलता है। अब फिर पता चलता है कि वो चौथी लड़की भी कई सालों से गायब है। फिर उस चौथी लड़की की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो एक पांचवी लड़की से मिलता है, पता चलता है कि वो पांचवी लड़की भी कई सालों से गायब। अब पुलिस वालों के जो दिमाग थे एक तरह से काम करना बंद कर रहे थे कि मामला क्या है, ये चल क्या रहा है, कि एक लड़की को हम खोज रहे हैं और खोजने के बाद ये दूसरी दिशा में जा रहा है, और एक दूसरी लड़की के पास जा रहा, और दूसरी लड़की से तीसरी लड़की के पास जा रहा, तीसरी लड़की से चौथी लड़की के पास जा रहा, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं,
लगभग ये आंकड़ा 20 लड़कियों तक जाता है। सबके जो नंबर थे वो बंद थे, उनका कोई यूज़ नहीं था, और गायब होने के बाद वो नंबर बंद कर दिए गए थे। तो पुलिस वालों को लगता है, जिस पुलिस वालों को पहले लग रहा था कि ये मामला जो है लफ्जियात का है, अब पुलिस वालों को लगता है कि ये जो मामला है ये सेक्स रैकेट चलाने वालों का, ये लड़कियों को फंसाते हैं और फंसा के गायब कर लेते हैं। अब पुलिस वाले इन सारे मामलों में जांच पड़ताल शुरू कर देती है और सेक्स रैकेट वाले एंगल से, लफ्जियात का एंगल क्लोज होता है, सेक्स रैकेट के एंगल को शुरू किया जाता है। अब इधर अनीता के माँ बाप भी समझ चुके थे कि ये मामला लफ्जियात का नहीं था, क्योंकि वो लड़का भी मिल चुका था। तो ये सारी बातें दब जाती हैं, ख़त्म कर दी जाती है, मामला रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस अब सारी कड़ियों को जोड़ के एक एक जब कॉल डिटेल निकालती तो एक लड़की से दूसरी लड़की, दूसरी लड़की से तीसरी लड़की, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, ऐसे ऐसे करते लगभग 20 लड़कियों की कॉल डिटेल निकालने के बाद लास्ट में उन्हें एक नंबर ऐसा मिलता है जो एक्टिव हालत में था, चालू हालत में था। अब पुलिस वालों को लगता है कि चलो मामला सुलझ गया। जो आदमी होगा जो ये सेक्स रैकेट चला रहा है उसका नंबर मिल गया, उसे हम पकड़ेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। अब बड़ा संकट हमारे कर्नाटक से टल चुका है। पुलिस भाग के उस लड़के के पास जाती है और उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करती है। अब जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, उस लड़के के पास पहुँचती है, तो उस लड़के को देखने के बाद भी पुलिस की हवा खराब, क्योंकि वो लड़का, उस लड़के का नाम धनुष था, वो लड़का मात्र 14 साल का था। पुलिस वालों को समझ नहीं आता कि 14 साल के इस लड़के का इन सारे मामलों से क्या संबंध है। अब पुलिस वाले फिर परेशान होते हैं, फिर घबराते हैं, उस लड़के से पूछते हैं कि ये नंबर तुम्हारे पास कैसे आया, कैसे मिला तुम्हें ये नंबर। तो लड़का बताता है कि ये नंबर तो मुझे मेरे चाचू ने दिया था। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारे चाचू कौन है। तो वो लड़का बोलता है कि मेरे चाचू का नाम मोहन कुमार है और वो बेंगलुरु के एक गांव में रहते हैं और उन्होंने ही मुझे ये नंबर दिया। अब जो सारा मामला था, जो सारी रैकेट थी, वो अब सीधा सीधा मोहन कुमार पे आ रही थी। तो अब पुलिस वालों को लगता है कि जो आदमी इतना ज़्यादा ज़हन दिमाग इतना ज़्यादा शातिर है, उसे ऐसे तो नहीं पकड़ा जा सकता। इसलिए सबसे पहले पुलिस मोहन कुमार के फ़ोन को सर्विलांस पे लगाती है और उसकी कॉल डिटेल चेक करती है। तो पता चलता है कि मोहन कुमार एक अनीता नाम की लड़की से कई दिनों से बातचीत कर रहा है, और ठीक उसी क्रम में रात रात भर घंटे घंटे बाद तो पुलिस वालों को लगता है कि हो ना हो अब अगली लड़की जो गायब होने वाली है वो अनीता ही है। अब पुलिस वाले भाग के अनीता के पास जाते हैं और उसे ये सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि अब मोहन कुमार कहाँ मिलेगा, उस कैसा दिखता है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो अनीता कहती है कि हाँ, मैं तो किसी मोहन कुमार को जानती ही नहीं, और मैं जिससे बात करती हूँ उसका नाम तो आनंद है। अब पुलिस वाले जब ये सारी चीज़ें सुनते हैं तो जैसे तैसे करके पुलिस वाले अनीता को यकीन दिलाते हैं कि नहीं, वो लड़का जिससे तुम बात कर रही हो वो मोहन कुमार है, और सारी बातें बताते हैं कैसी लड़कियां गायब हो रही हैं, कैसी क्या चीज़ें चल रही हैं। अब अनीता धीरे धीरे थोड़ा सा डरती है, उसे भी लगता है कि अब पुलिस की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक ऐसा आदमी है जो लड़कियों को फंसा रहा है, उनसे जिस फरोशी करवाएगा। तो अनीता पुलिस की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि ठीक है, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी और इस आदमी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब इसी क्रम में पुलिस उससे कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम इस मोहन कुमार को या फिर आनंद को मिलने के लिए बुलाओ और हम भी वहीं रहेंगे, जब ये आदमी आएगा शिकार से अंगुल में आएगा तो हम इसे पकड़ लेंगे। ठीक ऐसा ही होता है। अनीता जो है मोहन कुमार को बुलाती है मिलने, और मोहन कुमार भी मिलने चला आता है। पुलिस उसे दबोच लेती है और दबोचने के बाद अब पुलिस वालों को लगता है कि ये आदमी अब सारी लड़कियों के पते बताएगा और बताएगा कि कैसे लड़कियों को कहाँ बेचा गया, कहाँ खरीदा गया, ये सारी चीज़ें मोहन कुमार बताएगा। अब मोहन कुमार से जब पूछा जाता है तो मोहन कुमार कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देता है। मोहन कुमार कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। अब पुलिस वाले अपने तरीके से मारपीट करके पूछताछ करते हैं। तो पूछताछ के बाद जब इसे काफ़ी टॉर्चर किया जाता है, पुलिस वालों को जब ये लगता है कि अब ये जो बोलेगा वो जिस भरोसे से संबंध होगा, उसके बाद जब मोहन कुमार बोलता है तो पुलिस वालों की आंखें, पुलिस वालों के कान फटे के फटे रह गए, क्योंकि मोहन कुमार 32 से ज़्यादा लड़कियों को मारने की बात का बोलता है। वो कहता है कि मैंने 32 से ज़्यादा लड़कियों को मारा है। अब पुलिस वाले जब ये चीज़ सुनते हैं, ये शब्द सुनते हैं, तो पुलिस वालों के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस वाले कहते हैं कैसे मारा, क्या मारा, अपनी कहानी बताओ। और जब मोहन से पूछताछ की जाती है, उसकी कहानी उससे पूछी जाती है, तो मोहन बताता है कि साल 2002 तक वो एक स्कूल में प्रोफेसर था। अब ये भी टेंशन वाली बात कि कोई इंसान स्कूल में प्रोफेसर कैसे हो सकता है। तो मोहन कुमार बताता है कि चूंकि मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था, मुझे सारे सब्जेक्टों का ज्ञान है, सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज है, इसलिए मैं प्रोफेसर हूँ। तब पुलिस वाले कहते हैं कि अच्छा आगे बताओ।
तो कहता है कि साल 2002 में मुझे एक महिला पसंद आ जाती है, एक लड़की पसंद आ जाती है। पसंद आने के बाद मैं उस लड़की को प्रपोज करता हूँ, लेकिन प्रपोज करने के बाद वो लड़की पूरी बेइज्जती के साथ मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और मेरी काफ़ी बेइज्जती हो जाती है। इस वजह से मैंने एक दो बार उसे और प्रपोज किया, लेकिन उसने पूरी बेइज्जती के साथ मेरा अपमान किया, मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट किया। इस वजह से एक दिन जब वो लड़की एक नहर के पास जा रही थी तो उस लड़की को मैंने उस नहर में धक्का दे दिया, लेकिन मुझे लगा कि वो लड़की मर चुकी होगी। लेकिन मेरी बुरी किस्मत कि वो लड़की जिंदा थी, उसने पुलिस में जाके रिपोर्ट कर दी, पुलिस मुझे उठा के ले गई। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगता है मोहन के ऊपर, और अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगने के बाद मामला कोर्ट में जाता है, लेकिन कोर्ट के पास ऐसी कोई सबूत, ऐसी कोई चीज़ पहुंचती नहीं जिस वजह से इस पर ये जुर्म सिद्ध हो चुके। इसलिए मोहन कुमार को कुछ महीनों में बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन इस घटना का ये प्रभाव होता है कि मोहन कुमार जिस स्कूल में पढ़ाता था उस स्कूल से इसे निकाल दिया गया था, चूँकि पुलिस वाले इस स्कूल वाले नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई गंदी छवि का इंसान उनके स्कूल में पढ़े। इस वजह से पुलिस जो मोहन कुमार को निकाला गया, तो मोहन कुमार को लगता है कि इस लड़की की वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। उसके बाद जब वो दर बदर भटकने लगा, उसके पास कोई जॉब नहीं थी, बेरोजगार हो गया, तो इसी क्रम में, इसी कड़ी में उसका एक दोस्त बनता है सलीम, जो कि एक सुनार की दुकान पे काम करता है। और सुनार की दुकान पे उसका काम भी गहनों को साफ करना था, बड़ी दुकान थी, कई सारे लोग काम करते हैं। तो ये भी जब खाली था तो सलीम के पास जाके बैठता था। तो बैठने के बाद सलीम देखता है, सलीम जब साफ करता है सोने को, तो मोहन कुमार देखता है कि एक ऐसा केमिकल लगा रहा है जिससे सोना तुरंत चमक जा रहा है। तो मोहन बड़ी जिज्ञासा से पूछता है कि ये कौन सा केमिकल है। तो सलीम बताता है कि ये साइनाइड है, और साइनाइड एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा रसायन है जिसका आज तक कोई स्वाद भी नहीं बता पाई। ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन चूँकि हम सुनार हैं, हम ऐसे काम करते हैं, तो इस वजह से हमें आसानी से मिल जाता है। अब जो मोहन है बड़ी जिज्ञासा से इन सारी चीज़ों को सुनता है और उस केमिस्ट की शॉप को नोट करता है कि कहाँ से ये चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद मोहन कुमार उस केमिस्ट शॉप पे जाता है और अपने आप को उसी सुनार की दुकान का आदमी, उसी सुनार की दुकान का वर्कर बताता है और कहता है कि मुझे साइनाइड चाहिए। अब साइनाइड आज उस दुकान का नाम आता है तो केमिस्ट उसे दे देता है। अब साइनाइड को ये अपने पास रख लेता है और चुपचाप से वहाँ से रवाना हो जाता है। उसके बाद ये अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता है। अब चूँकि ये पढ़ा लिखा था, इंग्लिश, मैथ, ये सारी चीज़ें, हिंदी, ये सारी चीज़ें इसकी बड़ी अच्छी थी, तो ये आसपास के जितने बस स्टैंड थे वहाँ पे जाके खड़ा होता था और ऐसी लड़कियों को जो देखता था कि ये लड़की अकेली है और इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसकी शादी की एज हो गई है, ऐसी लड़कियों से वो बातचीत करता। और अगर सब कुछ सही रहता तो बातचीत दोस्ती में बदल जाती। दोस्ती में बदलने के बाद फिर प्यार में हो बदलता और फिर कहता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब जब ये लड़की शादी की बात सुनती, चूँकि लड़की प्यार भी करती थी, उसके आसपास कोई ज़्यादा था नहीं, उसके बाद फिर वो एक लाइन बोलता है कि शादी तो मैं करूँगा लेकिन मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। अब आज के टाइम में हिंदुस्तान में कोई आदमी जिसे दहेज न चाहिए हो, ये तब भी बहुत बड़ी बात थी, ये अब भी बहुत बड़ी बात है। तो लड़की झट से हाँ कर देती है। उसके बाद ये किसी बस स्टैंड के पास, अब यहीं से इसके दिमाग की खुरापातियत देखिए कि किसी बस स्टैंड के पास ये एक लॉज बुक करता। लॉज बुक करने के बाद एक दिन पहले उस लड़की को बुलाता, उससे मंदिर में बाकायदा शादी करता। शादी करने के बाद उस लॉज में पूरी रात बिताता, उसके साथ सुहागरात मनाता और अगले दिन कहता कि चलो वॉक पे चलते हैं, घूमने चलते हैं। अब लड़की भी खुशी खुशी उस लड़के के साथ, मोहन के साथ वॉक पे चली जाती। अब वॉक पे जाने के बाद उसी बस स्टैंड के पास, जिस बस स्टैंड के आसपास ये ऐसी बुक करता लॉज को, वहाँ जाने के बाद ये कहता कि देखो अभी मैं बेरोज़गार हूँ और बच्चे वगैरह के लिए अभी मैं तैयार नहीं हूँ, तो ये कि ऐसी दवा है जिसे तुम खा लोगी तो अभी हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से, अभी ऐसी चीज़ों से हम बच सकते हैं ताकि माँ बनने का और बाप बनने का अभी जो बोझ है हम उठाने लायक नहीं। तो जो लड़की होती थी वो भी खुशी खुशी मान जाती थी, उस दवा को हाथ में ले लेती थी। उसके बाद मोहन कहता है कि इस दवा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से शायद खाने के बाद तुम्हें वॉशरूम जाना पड़े, शायद तुम्हें चक्कर आए, इसलिए तुम बस स्टैंड है, बस अड्डे के बाथरूम में जाओ, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना और वहीं खा लेना, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो तुम्हें यहाँ पे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। अब वो लड़की भी ये बातें खुशी खुशी मान जाती। मानने के बाद बाथरूम में जाती, अंदर से कुंडी लगाती और कुंडी लगाने के बाद जो दवा खाती है, अब उस दवा के ऊपर मोहन साइनाइड लगाए रहता
अब जैसे ही दवा खाती है, आपको भी पता है कि साइनाइड का आज तक किसी ने स्वाद भी नहीं बता पाया, तो जैसे ही मोहन दवा देता है, वो लड़की दवा खाती है, अंदर जाके ऑन द स्पॉट उस लड़की की मौत हो जाती है। अब जब बाथरूम का दरवाज़ा कई घंटों तक बंद रहता, कोई दूसरी महिला आती, दरवाज़ा पीटती, बाहर लाइन लगी रहती, तो इसके बाद शोर शराबा होता कि कौन है कौन है। फिर दरवाज़ा खोला जाता तो अंदर से एक लाश लड़की की मिलती। अब पुलिस वाले जब उस लाश को कब्जे में लेते, चूंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था, लड़की शादी के जोड़े में थी, तो पुलिस वालों को ये सुसाइड का केस लगता। और चूंकि ये जो मोहन था, अगर एक ज़िले की लड़की से शादी करता तो उससे जो शादी करने के लिए दूसरे ज़िले में बुलाता, इस वजह से ज़्यादातर लड़कियों की शिनाख्त भी नहीं हो पाई। अब पुलिस वाले जी ये सारा क्रम सुनते हैं, सारी चीज़ें सुनते हैं, तो पुलिस वालों की तो हवा ख़राब हो जाती है कि कैसा इंसान एक शादी करता, शादी के अगले दिन ही अपनी पत्नी को इस तरीके से मार देता। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि अच्छा तुम मारते क्यों थे, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो बताता कि मैंने जो मारा है, जिन लड़कियों को मारा है, शादी चाहे जितनी भी गरीब घर की, कुछ ना कुछ गहने तो लेके आती ही थी। तो सुहाग रात के बाद, वेडिंग नाइट के बाद, वो गहने मैं उसी रूम में छोड़ देता और उसके बाद तब कहता कि सुबह घूमने चलो। अब पुलिस वाले जब ये सुनते हैं, ये सारा मामला जानते हैं, सारी चीज़ें नोट करते हैं, कोर्ट में लेके जाते हैं। अब यहाँ से पुलिस वालों को लगता है कि सारी चीज़ें हो चुकी है, अब इसको सज़ा मिल जाएगी और अब पुलिस का काम ख़त्म हो गया। तो कोर्ट में जाने के बाद जो इसने अपना इकबाल जुर्म किया था, इन सारे इकबाल जुर्म से ये सीधा सीधा मुकर जाता और कहता है कि मुझे फालतू फंसाया जा रहा है। तो कोर्ट का एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर आप चाहें तो या तो अपनी वकालत खुद करें या तो आपको सरकारी वकील मिलेगा। तो जब इससे वकील के बारे में पूछा जाता है तो ये कहता है कि कोई वकील होगा वो तो मुझे फंसा ही देगा, इसलिए मैं अपनी वकालत खुद करूँगा। अब यहाँ से भी कई इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आती हैं। अब पुलिस वालों के ऊपर उंगली उठाते हुए, उसकी जांच की उंगली उठाते हुए कहता है, और यहाँ से पुलिस की बहुत बड़ी कमी भी सामने आती है। जब पुलिस वाले इन सारे मामलों की जांच करते हैं, जो इसने 32 बातें कबूली थी, 32 लड़कियों के मर्डर की बात कबूली थी, तो पुलिस वाले जब जांच करते हैं तो 20 मामले इस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं, 20 ऐसे लड़कियों की लाश मिलती है। लेकिन पुलिस वालों की कमी थी कि जब 20 लड़कियों की लाश उन्हें अलग अलग समय पे मिली थी, तो उसका पोस्टमार्टम तो करवाते हैं। जो जितनी भी लाशें आसपास के जिलों में बाथरूम से मिली थी अपने अपने समय में, पुलिस वाले उनका पोस्टमार्टम तो करवाते हैं। लेकिन 20 में से 18 लाशों की बिसरा रिपोर्ट नहीं आई थी, वो इसकी बिसरा जांच नहीं करवाते हैं और बॉडी का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। अब पोस्टमार्टम में ये चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि इन लड़कियों की मौत जहर खाने से हुई, लेकिन कौन सा जहर खाने से हुई, फूड पॉइजनिंग से हुई या फिर कैसे हुई, ऑल आउट पीने से हुई या फिर साइनाइड था, क्या था, ये चीज़ें बिना बिसरा के संभव नहीं थी। तो जब पुलिस वाले इस मामले को अदालत में उठाते हैं और कहते हैं कि इसने 20 लड़कियों को 20 लड़कियों का कत्ल किया, तो सबसे पहले मोहन कुमार एक क्वेश्चन पूछता है कि कैसे कत्ल किया। अपने बचाव में, अपने पक्ष में मोहन कुमार अपना दलील देते हुए कहता है कैसे। तो पुलिस वाले कहते हैं कि इसने साइनाइड से मर्डर किया। तो पुलिस वालों पे मोहन कुमार अपनी उंगली उठाते हुए कहता है कि क्या आपने बिसरा रिपोर्ट की जांच करवाई, कितने मामलों में साइनाइड निकला। अब जब पुलिस वालों के पास ये सवाल आता है तो पुलिस वालों के शर्म से झुक जाते हैं, क्योंकि ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी थी कि उन्होंने 20 में से 18 लाशों की बिसरा रिपोर्ट नहीं ली थी। और अब अंतिम संस्कार होने के बाद कहीं से कोई चीज़ संभव नहीं थी कि बिसरा रिपोर्ट मिल सके। अब पुलिस वाले फिर जब बेइज्जती होती है और इसका मोहन कुमार का मामला जब मजबूत होता है तो पुलिस वाले फिर जांच करते हैं, और जांच में उन्हें एक ऐसा आदमी मिलता है जो कि एक मंदिर का पुजारी था। और मोहन कुमार की बुरी किस्मत देखिए कि ये आदमी जो पुजारी था, उसके पास मोहन कुमार एक दिन आके कहता है कि क्या कोई ऐसी पूजा है, ऐसी कोई पाठ है जिस वजह से मैं अगर मैंने कोई महिला मार दी है तो मैं उसके कत्ल से बच सकूं। तो पुजारी, तो उसे लगता है कि आदमी मजाक कर रहा है, वो फिर झुंझलाता है। तो फिर मोहन कहता है कि नहीं, सही बताइए। तो मोहन जब जिद करता है तो पुजारी एक पूजा बताता है, और वो पूजा मोहन उसी पुजारी से बाकायदे करवाता है। और ये बात जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस ने उस पुजारी को एज ए विटनेस पेश किया, जिसके सामने मोहन ने महिला के मारने की बात कबूली थी। तो फिलहाल उसके ऊपर कई मर्डर्स का मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें 3 मामलों में उसे फांसी, बाकी 6 मामलों में उम्र कैद की सजा दी गई। और अभी 20 में से 9 मामले हो चुके हैं, लगभग 11 मामलों में सजा आना बाकी। हालांकि इसने 32 मामलों को कबूला था, लेकिन 32 में से केवल 20 ही ऐसी लाशें मिली थी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी पूरे साउथ इंडिया के, खासकर कर्नाटक के सबसे बड़े सीरियल किलर साइनाइड मोहन कुमार। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई हो, और अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
चूँकि तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, और जब आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो अपने तरीके से मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो सकती है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।